नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम विंसर 2026 के MCQs यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासेस में हमने समसामयिकी के सवालों को यहाँ पे कवर किया। आज की वीडियो में जो नेशनल करंट अफेयर है, जो विंसर 2026 में आपको राष्ट्रीय समसामयिकी के सवाल दिए गए हैं, हम उनको कवर करेंगे। साथ में उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट विविध सवाल यहाँ पे दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनके भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी विंसर 2026 की इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है या विंसर 2024-2025 के जो हमारे पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2025 में किस स्थान को भारत सरकार ने रामसर स्थल घोषित किया है? देखिए, रामसर स्थल जो है वेटलैंड से, आर्द्र भूमि से जुड़े हुए ये स्थल होते हैं। 2025 में भारत सरकार के द्वारा 4 जगहों को रामसर सूची में शामिल करवाया गया, जिसमें सक्का रोकाई कोट्टाई पक्षी अभयारण्य है। इसके अलावा थेरथंगल पक्षी अभयारण्य है, खेचे ओपालरी आर्द्र भूमि है और उधवा झील है। इन सभी को जो रामसर स्थल है वो घोषित किया गया है 2025 के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। एक तो आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे ये सवाल है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये वाला पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। थेरथंगल वाला कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है। खेचे उपलारी कहाँ है, ये सिक्किम में पड़ता है। उधवा झील जो रामसर स्थल घोषित हुई ये कहाँ है, ये झारखंड में पड़ती है। ठीक है, भारत के अंदर अब 2026 में 2 और स्थलों को शामिल किया गया। ये 2025 के हैं। ठीक है, फरवरी 2025 में इनको शामिल किया गया था। अब फरवरी 2026 में 2 और स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। इसमें एक है हमारी पटना बर्ड सेंचुरी, जो पटना पक्षी अभयारण्य है, ये आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, और एक है छारी डांड, ये गुजरात में पड़ता है। इन दोनों को जो रामसर सूची है इसमें शामिल किया गया। और अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 98 हैं। फरवरी 2026 तक का डेटा है कि भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 98 है। जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये 1971 में होता है। ईरान के रामसर शहर में यह समझौता हुआ था। भारत रामसर समझौते में 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है, जो ये रामसर स्थल होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे, कब मनाते हैं? ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये इसके साथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने करी थी? देखिए, 2025 में ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ। यह अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की गई। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 2026 में ब्रिक्स देशों का 18वां शिखर सम्मेलन होगा और यह शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, अगला, टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? जो एक काफी फेमस मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, इसने 2025 की वुमेन्स ऑफ द ईयर की सूची को यहां पे निकाला। इस सूची में एकमात्र जो भारतीय हैं इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अलग अलग क्षेत्रों में इनके असाधारण कार्यों को देखते हुए इनको 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया। ये एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी काफी कार्य इन्होंने किया है। इस सूची में शामिल होने वाली ये एकमात्र भारतीय हैं, याद रखना है। 2022 में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है UNEP, इसके द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र का काफी फेमस पुरस्कार है। वो पुरस्कार भी इनको मिला था 2022 में। ठीक है, अगला, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को जोड़ा है?
देखिए यूनेस्को जो है ये भी अपनी एक सूची रखता है जिसमें विश्व धरोहर जो स्थल हैं उनको शामिल किया जाता है। भारत से इस सूची में वर्तमान में 44 यहाँ पे स्थल हैं, लेकिन इस सूची में शामिल होने से पहले जो इंपॉर्टेंट स्थल होते हैं उनको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है। 2025 में भारत के 7 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनको बाद में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें भी शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। पहले अस्थायी सूची में इनको शामिल किया जाता है। अस्थायी सूची में अब भारत के कितने स्थल हो गए हैं? वर्तमान में इस सूची में अब 69 स्थल हो गए हैं। ठीक है, यानी अगला जो अब यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में घोषित होगा वो इन्हीं 69 स्थलों में से एक होगा। ये जो 7 हमारे इंपॉर्टेंट स्थल हैं इनमें कौन कौन से शामिल हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र के जो पंचगनी और महाबलेश्वर में दक्कन ट्रैप है उसको शामिल किया गया है। कर्नाटक के अंदर सेंट मैरी द्वीप समूह की जो भूवैज्ञानिक वहां की हिस्ट्री है, वहां की जो विरासत है उसको शामिल किया गया है। अपने चट्टानों के लिए वो फेमस है, सेंट मैरी द्वीप समूह के जो चट्टानें हैं उनको। इसके अलावा मेघालय युग की गुफाएं हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, मेघालय के अंदर पड़ती हैं। नागा हिल्स में जो ओफियोलाइट चट्टानें हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा लाल रेत की पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं जिनको एर्रामट्टी कहते हैं, एर्रामट्टी दिबल्लू, ये आंध्र प्रदेश में इनको शामिल किया गया। और साथ में आंध्र प्रदेश के अंदर ही तिरुमाला पहाड़ियों पर जो एक प्राकृतिक मेहराब वहां पर लगी हुई है उसको शामिल किया गया। केरल के अंदर वर्कला चट्टाने हैं यहां पे, उनको शामिल किया गया। नाम बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं हुए हैं, टेम्पररी सूची में शामिल हुए हैं। ठीक है, संख्या याद करेंगे 7। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2024 जिसे 2025 में घोषित किया गया, ये किसको दिया गया? यह विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो विनोद कुमार शुक्ल हैं ये हिंदी के काफी फेमस लेखक हैं और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2025 में दिया गया वो इनको दिया गया। इसके अलावा आपने इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं, जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनकी रचना है। नौकर की कमीज, इनकी रचना है। अगर आपसे पूछेगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको दिया गया 2023 में, वो 2 लोगों को दिया गया, उर्दू के लिए गुलजार को और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है, अगला, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? देश का पहला विश्व शांति केंद्र मार्च 2025 में से स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया भारत जेन क्या है? तो 2025 में एक चीज यहां पे लॉन्च किया गया, एक मॉडल यहां पे लॉन्च किया गया, भारत जेन इसका नाम दिया गया। ठीक है, पूरा नाम इसे अगर इंग्लिश में लिखें तो इस तरीके से लिखा जाता है, भारत जेन। ये क्या है? यह भारतीय भाषाओं के लिए एक स्वदेशी एआई मॉडल है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह भारत सरकार का पहला स्वदेशी मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इससे आप 22 भारतीय भाषाओं में सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं 22 भारतीय भाषाओं में। तो ये क्या है? यह एक LLM है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और जो भारतीय भाषाओं पर चलता है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे भारत सरकार और जो IIT बॉम्बे है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर स्थापित की जाएगी? देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है इसे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो एक बहुत ही फेमस कंपनी है IBM, उसके सहयोग से इसे बनाया जाएगा। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? लास्ट बार जब हमने प्रतियोगिता दर्पण वाले करंट अफेयर्स को कवर किया था उसमें भी हमने इस सवाल को देखा था कि भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। यानी मराठाओं के 12 किलों को, जो उनके काफी फेमस किले रहे हैं, उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इन 12 किलों में से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला जो है हमारा ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो ज्यादातर किले तो आपके कहां पर हैं? महाराष्ट्र में।
तो अगर आपसे लोकेशन पूछेगा तो महाराष्ट्र बता देंगे। केवल एक किला है जो तमिलनाडु में पड़ता है, उसका नाम याद कर लेना है, जिंजी किला। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य यानी मराठा काल के किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। एक किला है जिंजी किला, ये कहां पड़ता है? तो ज्यादातर किले 12 में से 11 किले महाराष्ट्र में हैं, एक किला है जिंजी किला जो तमिलनाडु में आता है। ठीक है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा? काफी ज्यादा चर्चा में यह विधेयक रहा था पिछले साल जब यह संसद में आया। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे पेश किया गया था। यह जो विधेयक है 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, अभी यह विधेयक ही है, अभी यह एक्ट नहीं बना है, अभी यह पारित नहीं हुआ है। ठीक है, अभी यह संसद में है, जो जेपीसी है वहां की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके पास है। इस विधेयक में एक बात कही गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, 30 दिनों तक लगातार अगर वो हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन अपना इस्तीफा देना होगा। तो इसमें कितने दिन की यहां पे अवधि है? 30 दिन। काफी ज्यादा यह चर्चा में रहा था। तो कौन सा संशोधन विधेयक है? 130वां है, अभी विधेयक ही है, अभी एक्ट नहीं बना है। ठीक है। अगला, चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? जो चंद्रयान 5 है, इसको लेकर के भारत और जापान के बीच में एक समझौता यहां पे हुआ है। यानी चंद्रयान 5 जो मिशन होगा वो भारत और जापान का एक संयुक्त मिशन यहां पे होगा, जिसके माध्यम से दोनों देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और दूसरे खनिजों की खोज यहां पे करेंगे। ठीक है। हालांकि अभी तक चंद्रयान 3 तक मिशन हुए हैं। चंद्रयान 4 अभी 2026 के एंड में या 2027 में लॉन्च होगा। वो इसरो का यानी भारत का अपना मिशन होगा, उसको लेकर कोई समझौता नहीं है। चंद्रयान 5 जो है 2028 तक लॉन्च होगा, इसके लिए जापान के साथ समझौता हुआ है। ठीक है। अगला, वर्ष 2025 में जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। वह कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो नवंबर 2025 में ये देश के सीजीआई बने और फरवरी 2027 तक ये मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो फरवरी 2027 तक आपके जो भी एग्जाम हो उनमें चीफ जस्टिस का अगर नाम पूछेगा तो जस्टिस सूर्यकांत का नाम ही आपने बताना है। ये देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, जो 2025 का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रहा, इसमें भारत 128वें नंबर पे रहा। इसको याद रखना है, जबकि पिछले साल इसी सूची में भारत 131वें नंबर पे रहा था। ठीक है। पहले नंबर पे सिंगापुर रहा, यानी वह दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बना। दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पे आयरलैंड रहा। ठीक है। भारत 128वें नंबर पे रहा। सितंबर 2025 में यह रिपोर्ट आई थी। अगला, कूट का चयन आपने करना है, सही वाला कौन सा है आपने बताना है। पहला, नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2025, क्या यह SR हरनोट को दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान 2025 जो है हिमाचल प्रदेश के जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं SR हरनोट, इनको दिया गया सितंबर 2025 में। तो ये आपका बिल्कुल सही है। विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2024, क्या ये प्रभात ध्यानी को दिया गया? ये वाला गलत हो जाएगा। विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2024 जो था, ये दिया गया था पंकज बिष्ट को। ठीक है। और विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2025 दिया गया है प्रभात ध्यानी को। तो दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि इनको 2025 का मिला है। हमारे जौनसारी गीत, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक नंदलाल भारती की है। ये वाला भी सही है आपका। तो पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा गलत है। ये पुस्तक काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, आमरे जौनसारी गीत। यह किसकी रचना है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जौनसारी के एक प्रमुख लोक गायक हैं नंदलाल भारती, उनकी पुस्तक है। ठीक है। सितंबर 2025 में राज्यपाल ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया था। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ नदियां हैं। जो हल्द्वानी है ये किस नदी के तट पर है? हल्द्वानी गौला नदी के तट पर है। पहले का एक। काला डुंगी जो है हमारा, काला डुंगी किस नदी के तट पर है? बौर नदी के तट पर, यानी दूसरे का होगा 2। बैजनाथ ये गोमती नदी के तट पर है, यानी 4। और बागनाथ ये सरयू के तट पर है, यानी 3। 1 2 4 3 आपका उत्तर है जो यहां पर है। ठीक है। अगला, सूची को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट संस्थाएं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन।
राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम ये उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? जो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम है यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये पड़ता है उधम सिंह नगर में। पहले का होगा 4। क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान ये कहां पर पड़ता है? ये भीमताल में पड़ता है, यानी दूसरे का हो जाएगा 3। राजकीय मंडुआ अनुसंधान ये आपके चमोली के पीपलकोटी में पड़ता है, तीसरे का होगा 2। और अंत में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये उत्तरकाशी में आता है, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, यानी 1 4 3 2 1 आपका आंसर है जो ये रहा। ठीक है, अगला, राज्य की मापतौल मापन प्रणाली में सही विकल्प नहीं है। राज्य की मापतौल प्रणालियां यहां पर आपसे पूछी गई हैं। 8 रत्ती बराबर 1 पाशा होता है, ये सही है। 16 आना बराबर 1 रुपया होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 8 पैसा 1 आने के बराबर होता है, गलत होगा। 8 पैसा 1 आना नहीं होता, 4 पैसा मिलकर बनता है 1 आना, तो इसीलिए ये वाला गलत है। 12 टका 1 सवा सेर ये आपका सही है। ठीक है, जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय में किस अखबार ने खबर प्रकाशित करी थी? काफी फेमस ये हेडलाइन थी अपने जमाने की जब ये छपी थी, जंगलात कैसे खुलेगा। इस नाम से संपादकीय छापा था शक्ति समाचार पत्र ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो शक्ति समाचार पत्र आप सभी जानते हैं, इसे कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शुरू किया गया था। अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो जाता है और 1918 में ही उनके द्वारा शक्ति समाचार पत्र शुरू किया गया। इसी पत्र में यह खबर छपती है इस हेडलाइन के साथ, जंगलात कैसे खुलेगा। ठीक है, इनमें से किस आभूषण का अन्य नाम पवल्य है? तो पवल्य के नाम से इनमें से बिछुआ को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसे पैर की उंगलियों में पहना जाता है और इसका ही दूसरा नाम है पवलिया। ठीक है, सूची को सूची 2 से यहां पे सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थानीय शब्द हैं, उनका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। देखिए, लवार्थ, इसका जो ये स्थानीय शब्द है लवार्थ, इसका अर्थ क्या हो गया? फसल काटने का समय। उत्तराखंड में स्थानीय शब्दावलियों में फसल काटने के समय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? लवार्थ। लूण सबसे कॉमन है, नमक के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अछाणु लकड़ी का आधार, लकड़ी का आधार है, किसी वस्तु को काटते हैं जब तो नीचे एक लकड़ी का आधार रखा या लकड़ी का गुटका रखा जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, और साटी यह धान के लिए कहते हैं, साटी या कुछ जगहों पे सट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपका आंसर है जो यहां पर है। ठीक है, अगला, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ जनसंख्या 2011 की जो जनगणना थी उसके आंकड़े दिए गए हैं, दूसरी तरफ परसेंटेज। अनुसूचित जाति साक्षरता, उत्तराखंड में 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति साक्षरता यानी एससी कैटेगरी की साक्षरता कितनी थी? ये थी 74.4%, पहले का 1 है। अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता, एसटी जाति में पुरुष साक्षरता कितनी थी? तो ये थी आपकी 84.3%, यानी दूसरे का हो जाएगा 4। अनुसूचित जाति में महिला साक्षरता ये कितनी थी? लगभग 64%, यानी तीसरे का होगा 3। और अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या प्रतिशत ये था 18.8%, यानी कि 2। तो एससी जाति के लेकर के, एससी कैटेगरी को लेकर के सारे नंबर्स थे, एसटी का नहीं था। अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता 84 है, ओवरऑल साक्षरता 74 है, महिला साक्षरता 64 है और कुल जनसंख्या में प्रतिशत 18.5 के ऊपर है। ठीक है, तो 1 4 3 2 आपका आंसर बना, जो कि ऑप्शन सी में है। यही हमारा उत्तर है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने विंसर 2026 से 20 और सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो विविध क्वेश्चन हैं 200 से ऊपर के सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में, विंसर 2026 की सीरीज में कवर करेंगे। और विंसर 2026 से और जो सवाल आपके बन सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर को लेकर के हो या उत्तराखंड स्पेशल को लेकर के हो, नेशनल करंट को लेकर के हो, उन सबको हम इस सीरीज में कवर करेंगे या इन आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।